वेलकम बैक। डॉक्टर आबिद सुलेरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अब ज़रा कुछ चीज़ों पे मैं बात करना चाहूँगा जो एलोकेशंस हैं। सबसे पहले बात की गई जनाब डिफेंस एलोकेशन जो है उसमें 2.57 ट्रिलियन इजाफा कर दिया गया अब टू 2.57 ट्रिलियन तक। ज़ाहिर है कि ये नीड ऑफ द आर थी इस वक्त की ज़रूरत। आगे बढ़ते हैं, 8.2 ट्रिलियन जो है आपकी डेट सर्विसिंग है। पावर सेक्टर सब्सिडीज जो है इसमें 13% कमी की जा रही है। और जो पब्लिक इंटरेस्ट जो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली जा रही है वो इस बात में क्या पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ेंगी या कम होंगी उसका, क्योंकि जो पेट्रोलियम लेवी है वो 70 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये कर दी गई है। और एक एस्टिमेट आ रहा है कि 26.4% जो है वो प्राइस जो है इसमें रिफ्लेक्ट होगी, इसमें इजाफा होगा। और दूसरी तरफ जो मजीद 2.5 रुपये पर लीटर कार्बन लेवी जो है वो भी लगाई गई है। इसके ऊपर ज़रा अपना टेक दीजिएगा सर। जी इमरान, इस वक्त हुकूमत की खुशकिस्मती है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं वो बड़ी स्टेबल हैं। $64-65 पर बैरल पे वो हवर कर रही हैं। और ओपेक जो है उसने ऑलरेडी ये इंदिया दिया है कि वो अपनी पर डे जो ऑयल की प्रोडक्शन है बढ़ाते जाएंगे। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में फौरी तौर पे तेल की कीमतों में इजाफे की कोई जो रुझान है या पेशीन कोई वो नहीं की जा रही है। और बावजूद जियोपॉलिटिकल टेंशन के, ये हमने देखा कि बावजूद जियोपॉलिटिकल टेंशन जो उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि स्टेबल है। दैट्स गुड, प्रीटी गुड। हाँ, और उसकी वजह यही है कि अब चूंकि बड़ी यूनिलैटरल सी जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गई है, स्पेशली मिडिल ईस्ट में, चूंकि अमेरिका जो है वो खुल के इजराइल की हमायत कर रहा है, तो वहाँ पे आपको कोई ख़ास जो थी कि तेल की कीमतें किसी कॉन्फ्लिक्ट जो है बढ़ जाएंगी, वो क्योंकि हमारे लिए बहुत अच्छा है कि तेल की कीमतें स्टेबल हैं। अब उन स्टेबल वजह से हुकूमत जो है फिर लेवी और कार्बन लेवी वगैरह पास ऑन कर सकती है। वक्त अगर वो कंज्यूमर को जो है तेल की कीमतों में कमी नहीं कर रही और इजाफा भी नहीं कर रही, तो कंज्यूमर तो ऑलरेडी ये कीमत पे पता भी नहीं चलेगा कि ये लेवी है वो बतदरीज बढ़ रही है। लेकिन की कीमतें जो हैं ये बढ़ना शुरू होगी किसी वजह से, हाँ, $80 पर बैरल तक पहुंच गई, तो फिर हुकूमत और कंज्यूमर दोनों बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। क्योंकि ठीक। जाहिर है कि उसके बाद फिर आपका जो फॉसिल फ्यूल है, स्पेशली जो आपका फ्यूल है, वो अनबियरेबल उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। सर मैं तो फिलहाल इस पॉइंट को ज़रा जफ़र सुबानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, साबिक़ एमडी आपको बहुत शुक्रिया सर। ये इस वक्त जो बात की जा रही है कुछ इक़दाम जिसमें जो पेट्रोलियम लेवी है इसको 70 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये किया गया और कहा जा रहा है कि 26.4% का इजाफा जो है वो प्राइस में रिफ्लेक्ट होगा। और दूसरा 2.5 रुपये पर लीटर कार्बन लेवी जो है वो भी लगाई जा रही है। तो एक अवामी तशवीश ये है कि पेट्रोल की कीमतें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, महंगा हो जाएगा ईंधन। लेकिन डॉक्टर आबिद सुलेरी जो है वो इस वक्त कह रहे हैं कि अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस हैं वो $64-65 पर बैरल इस वक्त मौजूद हैं। ये झटका इस वक्त इतना महसूस नहीं होगा, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। जी आप क्या कहेंगे जफर साहब? जी शुक्रिया इमरान, मुझे आपने इस प्रोग्राम में लिया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है और आबिद साहब ने भी सही किया है कि इस वक्त इंटरनेशनली जो प्राइसेस हैं ऑयल की वो बिल्कुल डाउन साइड के ऊपर है। और जो वे फॉरवर्ड भी नजर जो आ रहा है ऑयल की प्राइस में, तो बहुत बड़ा इंक्रीज कोई इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट आई थिंक कि जिस तरह एक कंपैरिजन भी जब प्राइसेस का आया था आपका कि बाकी जो हमारे एडजॉइनिंग कंट्रीज की प्राइस जो है वो क्या है, उस हिसाब से हम देखें तो पाकिस्तान की प्राइसेस जो है एडजॉइनिंग कंट्रीज जब हम बात करते हैं तो श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया उससे जो है कंपैरेबल है आज की प्राइस पे। इसके बावजूद कि हमने पेट्रोलियम लेवी लास्ट 3 महीने में बहुत सारी पास ऑन की, बलूचिस्तान के जो है वो आपका बलूचिस्तान कराची को लिंक करने के लिए, प्लस जो है बिजली की प्राइस कम करने के लिए। तो आई थिंक जब आगे अगर प्राइस हुई तो गवर्नमेंट को अपनी थिंकिंग को जो है ना वो चेंज करना होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में आपका जो है एफएक्स का जो रेट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गवर्नमेंट उसको जो आगे पोजीशन होती है वो उनको करना है, बिकॉज इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा तो आगे स्टेबिलिटी जो इस वक्त मूव कर रहे हैं
तो ये हमें उस वक्त देखना होगा। बट आज के इस सिस्टम में जबकि ऑयल की प्राइसेस एक्सपेक्टेड टू बी इसी रेंज में है, तो हमें ये बड़ा अच्छा वे है कि हम पीडीएल के अंदर हम पैसे को कलेक्ट करें, बिकॉज वो सही। पीडीएल डिस्ट्रीब्यूटेबल उसमें नहीं आता, उससे जो मतलब है वो आपका गवर्नमेंट के पास कुशन हो जाते हैं। डॉक्टर आबिद, इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह कम होने का जो मेन रीजन था कि आपने पॉलिसी रेट को 22% से 11% पे कम कर दिया, नीचे तक लेकर आ गए, तो इंटरेस्ट पेमेंट्स आपकी कम हो गई, तो हुकूमत के पास स्पेस मिल गया कुछ सेक्टर को रिलीफ देने का। इसी तरीके से ऑयल प्राइसेस जो इंटरनेशनली कम है, तो यहाँ पर हुकूमत के पास स्पेस है कि वो यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कर ले। जी बिल्कुल, वजह तौर पे और प्रिसाइजली कल जो मार्केट्स क्लोज हुई हैं $67 पर बैरल पे ब्रेंट जो है वो क्लोज हुआ है, और मेरा ख्याल है कि यही रुझान अभी चलता रहेगा। सो गवर्नमेंट इस वक्त तो रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट कर सकती है, और कार्बन लेवी भी इस वक्त वो अगले साल यानी माली साल में वो कलेक्ट करना शुरू कर देगी, ₹2.5 उसका भी इम्पैक्ट आ जाएगा। हाँ। लेकिन कंज्यूमर को शायद को बहुत ज़्यादा जो है आज के रेट ही उसको लगेंगे, उसको कोई बहुत चैलेंजिंग प्राइसेस फेस नहीं हो रही होंगी। ठीक है जफर सुबानी साहब, 13% स्लैश किया गया है पावर सेक्टर सब्सिडी को, जरा इसका पोस्टमार्टम करके हमें बताएं क्या होगा इसमें। आई थिंक बल्कि मैं मुझे कुछ मेरे ख्याल से कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है सर, मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहा हूं। ब्रेक के बाद हमारे साथ डॉक्टर आबिद सुलैरी भी मौजूद हैं, और वेलकम बैक। जी जफर सुबानी साहब बात कर रहे थे, पावर सेक्टर सब्सिडी जो है वो 13% स्लैश की गई है। जी बात ये है कि हमारा जो ये सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज हमारा जो है बिजली की जो प्राइस है, और जो इतनी बड़ी कैपेसिटी आ गई, यूटिलाइजेशन है, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर काफी लास्ट 1-1.5 साल में बहुत काम कर रही है, और प्राइजेस भी जो है वो कम भी है, बट और भी जो है वो प्राइस करने की जरूरत है। सब्सिडी में अगर हम रखें तो बड़ा आसान है, आपका डिस्कोज अपना जो है ट्रांसमिशन लॉस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस करेंगे, तो गवर्नमेंट एक अपना जो एक तो काफी सारे आईपीपीस के एग्रीमेंट खत्म हुए, तो गवर्नमेंट को जो पेमेंट जो है और जो लॉसेस थे वो कम हो गए। तो आई थिंक ये एक अच्छा है, बिकॉज उससे आपको रूम मिल गया बाकी जगह पे आपके जो है बजट को बैलेंस करने के लिए। आई थिंक ये अभी भी सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अभी भी मुझे ये मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान की तरक्की, स्पेशली एलएसएफ की तरक्की के लिए ये इंडस्ट्री में जो प्राइसेस हैं, बिजली के प्राइसेस हैं, कम से कम नेक्स्ट 2 साल के अंदर 10 से 15 रुपए का कम करें, प्राइस करें, ताकि जो अफोर्डेबल बनाना होगा। ओके, ओके, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको अफोर्डेबल बनाना होगा। वेरी राइट। जी डॉक्टर आबिद, 623 अरब के नए टैक्सेस जो है वो लगाए जा रहे हैं, और उसमें मुख्तलिफ एक जो अहम चीज़ आई है वो डिजिटल लेवी है जिसकी बात की जा रही है, और बैंक्स को बाकायदा विद होल्डिंग एजेंट्स अब बैंक्स पाकिस्तान में बनेंगे। थोड़ा इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा सर। देखिए इमरान, ये दो चीज़ों जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। एक तो जाहिर है कि ये आपकी जो करंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि ऑनलाइन और डिजिटल होती जा रही हैं, उनको रेवेन्यू स्ट्रीम में लाने की कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ ये एफबीआर की जो इस वक्त कैपेसिटी है डायरेक्ट टैक्स लेने की, और थर्ड पार्टी और या विद होल्डिंग एजेंट्स पे रिलाई करने की, उसको भी ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एफबीआर जो है वो डायरेक्ट इनकम टैक्स की बजाय या डायरेक्ट टैक्सेशन की बजाय वो रिलाई कर रहा है विद होल्डिंग एजेंट्स पे। नॉट ओनली के बैंक्स जो है वो विद होल्डिंग एजेंट है, बल्कि अब जो कुरियर सर्विस है, स्पेशली जो डिलीवरी कैश ऑन डिलीवरी है, तो कुरियर सर्विस को भी अब आपने विद होल्डिंग एजेंट बना दिया कि वो भी उस पे जो ड्यूटी है वो टैक्सेस है। मतलब तो बस नहीं चल रहा 24 करोड़ पाकिस्तानियों को एक दूसरे का विद होल्डिंग एजेंट बना दें सर। हाँ, तो बिल्कुल वो उसी चीज़ को मैं कह रहा हूँ ना कि वो ये शो करता है कि जो हमारी रेवेन्यू कलेक्टिंग अथॉरिटीज़ हैं वो बजाय इसके कि डायरेक्ट इनकम पे टैक्स ले रही हो, एक तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे उनका ज़्यादा जो है रिलायंस वो आ गई, और दूसरा ये है कि एफबीआर की जो अफरादी कुव्वत है या उसकी जो कैपेसिटी है, ये उस पर भी एक सवालिया निशान है कि अगर सारा कुछ विद होल्डिंग एजेंट्स नहीं करना है तो फिर इतना लंबा चौड़ा एफबीआर रखने की क्या ज़रूरत है। ठीक जी जफर सुबानी साहब, मैं भी ऐड करूंगा इस पे कि मतलब ये कि सारा काम तो हम विद होल्डिंग कर रहे होते हैं ना, इतना बड़ा जो है डिपार्टमेंट एफबीआर का है,
उसका क्या कंट्रीब्यूशन, अगर अगर विथ होल्डिंग सब कलेक्ट हो गया, और बात ये है कि जो टैक्स दे रहा है उसी से अभी भी आप जो है ना कोई बहुत बड़ा चेंज नजर नहीं आया कि आप रिटेलर्स को जो है ना कुछ ज्यादा करें, वहीं से आप ले रहे हैं आपका, और आपके खर्चे जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली जो है डेट सर्विसिंग जो है एक बहुत बड़ा खर्चा है। डेट सही। सर्विसिंग का कोई प्लान होता आगे के 4-5 साल में ये आधे पे आ जाते, तो फिर अब कम से कम थोड़ा सी रूम तो मिलता है ना आपको, इस तरह की लेफ्ट राइट सेंटर जो है ना जफर सुमानी साहब, ये जो प्रोजेक्शन है 86.5 बिलियन की आपकी प्राइवेटाइजेशन की जो प्रोजेक्ट किया, मेरे ख्याल सबसे पहले तो एफबीआर को इटसेल्फ प्राइवेटाइज कर दे या आउटसोर्स कर दे। आई थिंक प्राइवेटाइजेशन में मेरा एक्सपीरियंस तो जो है 9 साल बोर्ड पे रहा, बट वेरी अनफॉर्चुनेटली जिस तरह चैलेंजिंग होती है, जितने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, ऑल्दो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं आया, बट चूंकि इतनी ज्यादा मुश्किल पोजीशन में होते हैं, तो अल्लाह करे कि जो है ना अब जो जाहिर है कि अब मोर कंट्रोल और चीजें चल रही हैं, जो प्राइवेटाइजेशन के पैसे रखे हुए हैं, स्पेशली पीआईए की बात कर रहे हैं, एचबीएफसी मुझे याद पड़ता है कि जो काफी सालों से चल रहा है, एचबीएफसी का वुमेन बैंक चल रहा है, ठीक है, अल्लाह करे इसके अंदर से पैसे आए इसके अंदर, बिकॉज ये कि ये हमारे तो ऑब्वियसली अभी भी तकरीबन 1 ट्रिलियन जो है 800 बिलियन से 1 ट्रिलियन जो है हमारे जो है खजाने पे बोझ है आपका। ठीक ये है, बहुत जो बहुत है, शुक्रिया सर। वक्त की इस वक्त कमी, न्यूज ब्रेक की इस वक्त कॉल आ रही है, न्यूज बुलेटिन होगा और 1 बजे हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलेरी और जफर सुमानी साहब, आप दोनों का। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।